नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूं, जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही रहे कि राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा और सिलेबस को कैसे डिकोड करें। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह यह तो जानते ही कि पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, मेन से तो पढ़ना है, लेकिन वो अपनी सिलेबस पर प्रॉपर अप्रोच नहीं बना पाते। और जब सिलेबस पर अप्रोच नहीं बना पाते तो शुरू में तो पढ़ते हैं, जैसे जैसे एग्जाम की डेट आती रहती, डेट आने वाली है, पास एग्जाम आने वाली है, तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगता है और उन चीजों को, सिचुएशन को टेकल नहीं कर पाते हैं। और बाद में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, वहां से आ जाए तो क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा। और हम कहें कि किसी भी चीज की शुरुआत होती ना, एग्जाम में जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं सियोरिटी के साथ में, उनकी एग्जामें भी क्लियर होती है, उनकी सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि उनकी सबसे पहले कमांड होती है सिलेबस पर। क्योंकि ये जो हमारी एग्जाम है वो कैसी है, वो फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम है। हाँ, टेक्निकली चीजें, फॉरेस्ट्री साइंस पूरा टेक्निकली है, लेकिन आपके सिलेबस पर भी उस लेवल पर कमांड होना चाहिए। और मैं आपसे कहूं, ये आज वीडियो देखेंगे, वही सिलेबस इस वीडियो को देखने के पहले तक आपकी थिंकिंग क्या थी मेंस को लेकर के, और इस वीडियो को देखने के बाद आराम से शांति से देखे वीडियो। इसको मैं लाया इसीलिए हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है, उन्होंने तो पढ़ रखा है, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो ट्रेनिंग सेंटर में है, कुछ न कुछ कमियां रही, कुछ न कुछ गलतियां रही, जिसके कारण से कुछ बच्चे मेंस देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद एग्जाम मतलब क्लियर नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार ही देंगे और पहली बार में ही सिलेक्शन भी लिया जाता है। ये एग्जाम ही इतनी अच्छी है क्योंकि यहाँ कोई नहीं पूछता है कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं। आप तो सीधी सी बात हो, मेंस का एक पेपर यदि आपके अकॉर्डिंग है, आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग है, आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज अपन वही स्टार्ट करते हैं, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा सिलेबस को डिकोड कैसे करें। कोई अलग से चीज नहीं होगी, केवल और केवल एमपी पीएससी के द्वारा जो मेंस का सिलेबस दिया गया है उस पर ही चर्चा होगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग मतलब आप किसी भी सिलेबस को पढ़ने के बाद क्या सोच रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपकी थिंकिंग जरूर चेंज हो जाएगी उस एग्जाम के सिलेबस को लेकर के। तो हम चलते हैं उसी पर। सबसे बात करें तो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 परीक्षा योजना की बात करें तो आपने देखा कि जितने भी बच्चे मेंस देते हैं वो प्रीलिम्स से क्लियर किए होते हैं, प्रीलिम्स से क्लियर होती तभी मेंस में आते हैं। अब बात करें मेंस की तो यहां पर हम प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो मेंस की होगी। अब इसका जो पेपर होता है इसमें दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए खंड अ और खंड ब। खंड अ की बात करें तो वहां पर आता है सामान्य ज्ञान, कितने प्रश्नों की संख्या 50, कितने मार्क्स, 150 मार्क्स का। वहीं पर एक ही पेपर एक ही होता है, उसी में दो पार्ट होते हैं, वानिकी एवं सामान्य विज्ञान, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स से, 300, टोटल कितने, 150 क्वेश्चन, 450 मार्क्स का हो गए, और टाइम कितना है, 3 घंटे। जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दी, 20 गुना लोग मेंस के लिए आए, मेंस में वही लोग ये परीक्षा दे रहे हैं, और यही इस 450 के लिए ही 20 गुना है, बाकी साक्षात्कार पे तो केवल 3 गुना आ जाएंगे। और ये जो इसमें से जो फाइनल बन के आएगी उसमें एक पोस्ट पर एक आएगा। तो हमें कैसी अप्रोच रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हम उस लेवल तक जाए और हमारी एक सीट हम सियोरिटी के साथ में उठा ले। अब हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे परीक्षा का आयोजन एक सत्र में 3 घंटे की अवधि का होगा। खंड में सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, दूसरे में वाणिज्य एवं फारिस्टी के 100 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 3 अंकों का एक प्रश्न होगा। दोनों खंडों में प्रश्न पत्र का पूर्णांक 450 अंक होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प, ए बी सी डी जो भी दिया है आपको उस पर ही अटेम्प्ट करना है, ए बी सी डी के फॉर्मेट में जो OMR बेस्ड है, और उसी में लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को एक से अधिक विकल्प चयन करने का अधिकार नहीं होगा। फिर बात करें आगे इसके लिए मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, तो इसके मार्क्स लेने का एग्जैक्ट फार्मूला है 3R-W। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है 3R-W, प्राप्तांक पद्धति से निकाला जाता है। वही चीजें जितनी पोस्ट है उसके मेंस में तो 20 गुना बैठते हैं, इंटरव्यू के लिए 3 गुना ही लोग जाते हैं, और फाइनल लिस्ट में एक पर एक ही आ पाता है। जितना अच्छा स्कोर होता है यही मेंस की एग्जाम होती है जो स्टूडेंट के हाथ में होती है, जो करना होता है आप कर सकते हैं, साक्षात्कार भी आपको ही देने के लिए जाना, लेकिन उसके नंबर आपके पास में नहीं होती, आपके पास में प्रिपरेशन करना होती है। आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके जाएंगे, हो सकता है उस दिन इंटरव्यूअर घर से ही लड़ाई करके आए हो,
या किसी कारण से नंबर ही नहीं दे रहे हो, और हो सकता है कि किसी दिन हमारा इंटरव्यू इतना अच्छा गया कि हमने भी नहीं उम्मीद की उससे ज्यादा भी नंबर आ जाए, तो वो उनके हाथ में होता है। लेकिन मेंस कंप्लीटली आपके हाथ में है, आप जैसा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। अब इसी में कहा जाए कि प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, अभिलिखित परिणाम और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं किए गए हैं, कि कोई इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशली नहीं। अब अपन बात करेंगे पूरे सिलेबस की, ये वीडियो हो सकता है लंबा होगा, लेकिन हम आपसे फिर कहें, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आपकी अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपने अप्रोच प्रॉपर लगाई तो आप डेफिनेट उस लेवल पर पहुंच जाएंगे और उस लेवल तक चीजों को कर लेंगे। अब अपन देखेंगे कि राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए, अभी तक क्या होता था कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मतलब प्रीलिम्स का और फॉरेस्ट सर्विस मेंस का जो पार्ट ए होता था वो कॉमन चलता था। इस बार भी है, लेकिन बहुत सारा चेंज भी हो चुका है, तो हम उसी पर अप्रोच के साथ में आएंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो पार्ट ए की 5 यूनिटें थी, पार्ट ए की 5 यूनिटें एज इट इज थी जो हमारी प्रीलिम्स में थी, लेकिन इस बार से चेंज हो चुकी है। इस बार का कंपटीशन एक अलग मोड पर जाएगा, और बच्चों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो फॉरेस्ट्री और साइंस पढ़ने लग जाते और इसमें अच्छा नहीं कर पाते, और फेल यहां से ज्यादा हो जाते हैं कि यहां से उनसे क्वेश्चन ही नहीं बनते, क्योंकि ये और कॉन्फिडेंस लेके डूबता है। तो हम उसी में देखेंगे आगे। तो इसमें आप देखेंगे तो हमारी ये पार्ट ए में यूनिट 1, अब हमने पार्ट ए स्टार्ट किया, उसी पर हम चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहली यूनिट आती है एमपी की हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में आप बात करेंगे तो आप पूरे इसमें देखेंगे विजिबल हो रहा है आपको कलर ये, हाँ, कि हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आप तीनों चीजें देखेंगे। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास भी है, मतलब यदि कहा जाए तो एंशियंट हिस्ट्री भी है, लेकिन कहां की, एमपी की। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है, आप देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री है, काहे की, एमपी की। आप देखेंगे आधुनिक इतिहास, मतलब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं कब, आप एंशिएंट भी पढ़ रहे हैं, आप मॉडर्न मिडाइवल भी पढ़ रहे हैं, और आप मॉडर्न भी पढ़ रहे हैं। तीनों किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो आप एमपी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। जैसे भी आप देखेंगे कि आधुनिक इतिहास हुआ, भारत देश आजाद हुआ, और उसके बाद में भी यदि कहा जाए कि आधुनिक जो इतिहास चल रहा था, उसी में जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन हुए उन आंदोलनों के बारे में देखेंगे, और उसी में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य। आप जितनी देखेंगे कि ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, यदि कहा जाए राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ा कोई सा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा कोई सा सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा नंबर का सब्जेक्ट है, तो है ट्राइब्स। ट्राइब्स को आप इतना अच्छा करें, इतना अच्छा करें, और कहते ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। कॉपी पेस्ट करे, पर इतना भी कॉपी पेस्ट ना करे कि दूसरी चीजों को ही ना देखे। जैसे हमारा फॉरेस्ट की मेंस में जो पार्ट बी है, उसमें तो एक यूनिट ट्राइब्स की आती थी, इन्होंने रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद में एक यूनिट और ट्राइब्स की जोड़ दी, और उसको तो जोड़ा ही जोड़ा, साथ ही पार्ट ए में भी यूनिट 1 में रख दिया। तो आप देखेंगे सिलेबस में आपको पूरी चीजें देखना, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। जब आधुनिक इतिहास देख रहे थे तो स्वतंत्रता आंदोलन चालू हो गए थे, और आंदोलन चालू हो गए उसमें जनजातियों का योगदान था, और ये तो यही पूरा का पूरा एक सिनेरियो है मध्य प्रदेश के इतिहास का। तो आप पूरी इन पांचों चीजों को देख ले, पांचों में ही पूरा का पूरा ये है। उसी के बाद में हम और आगे चले, तो ये तो हो गया यूनिट हमारी 1 के परिप्रेक्ष्य। अब हम देखेंगे यूनिट 2, अभी हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो हमने हिस्ट्री की चीजें देखी पार्ट ए मतलब यूनिट 1 में, यहां पर हम देखेंगे जियोग्राफी की, जैसे राज्य का भौगोलिक विस्तार। जब राज्य का भौगोलिक विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं वहां पर नदी भी होंगे, कहीं ना कहीं पर्वत भी होंगे, कहीं ना कहीं वहां की जलवायु भी होगी, कृषि भी हो रही होंगी, वन भी होंगे, सभी चीजें। तो आप देखेंगे पूरी जियोग्राफिकल चीजें हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, नदियां, पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, वनोपज। अब जब बात ही कर रहे हैं भूमि की, तो वहां पर कृषि भी होगी, तो कृषि की प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं। मतलब आप चीजों को रिलेट करेंगे ना, तो जितने भी जियोग्राफिकल चीजें, सबकी सब चीजें इतने में कनेक्ट हो गई। उसके बाद में आएगा तो ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज,
मिनरल्स वगैरह, और उसके बाद में देखेंगे जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षात्कार, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग। अब ये हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा इसको जूम में ज्यादा, क्योंकि हमने थोड़ी सी स्पेसिंग इधर रखी थी, तो इस कारण से। तो आप देखेंगे कि क्या क्या दिया जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में केवल मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार दिया है, नदियां दी है, पर्वत दिए हैं, जलवायु, मौसम, कृषि के कौन कौन सी फसलें हो रही उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे तो वहां की कृषि तो हो गई, मिनरल्स क्या है, गैर परंपरागत मतलब ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर परंपरागत स्रोत, सिंचाई, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग। और ये अभी तक तो ये यूनिट है, ये यूनिट तो एज इट इज आई है हमारी प्रीलिम्स से, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन हम फिर कहें कि बच्चों से गलतियां ही यहाँ पर होती है कि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे ये तो हमने पढ़ा, इसको तो हम कर ही लेंगे, इसमें तो क्या ही है। इसलिए इसको भी बहुत प्रॉपर अप्रोच के साथ में करते चले आप लोग। फिर हम इसके आगे चलें तो सबसे बड़ी यूनिट है, तो सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट 3। हम आपसे फिर कहिए ये यूनिट 3 है, यह सबसे बड़ी यूनिट है। वो क्यों? क्योंकि पहले तो केवल मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था ही आती थी। इस बार आप इस मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में देखेंगे तो पहली बात, इस यूनिट 3 में इन्होंने 2 पार्ट कर दिए, एक मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी डाल दिया और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी डाल दिया, और 2 पार्ट मतलब उसी में कर दिए एक ही यूनिट में। और 10 नंबर में आपकी पॉलिटी भी है और 10 नंबर में ही आपकी इकोनॉमी भी है। अब आप इसके सिलेबस को देखने के लिए जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि सीधा सा दिखेगा कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। और मैं एक सीधी सी बात डायरेक्ट टर्म में बात करूं तो पॉलिटिका भाग 6, पॉलिटिका भाग 6 दिया हुआ है। राज्य पूरा का पूरा राज्य यहीं पर है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया है, राज्यपाल दिया है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, ये सब की सब भाग 6 में ही दिया हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब इन्हीं ही चीजों को रन करेंगे तो इसके लिए जो शासकीय मतलब हम देखें कि कार्यपालिका, कार्यपालिका में जो स्थायी कार्यपालिका आ जाएगी कि राज्य का सचिवालय क्या है, मुख्य सचिव कौन है, संभागायुक्त कौन है, पुलिस कमिश्नर कौन है। अब जब आपने इसको देखा उसके बाद में आप आएंगे तो जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं मतलब भाग 9। यहां से कुछ हद तक चीजें हमारी प्रीलिम्स में हमने भाग 9 भी पढ़ा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है। उसके बाद में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आयोगी आयोग दिखेंगे, आपको दिखेगा एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, सूचना आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग, बिल्कुल आपको वही दिखेंगे, चुनाव, सूचना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा राज्य महिला आयोग। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्ट दिखेंगे, एक्ट में आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत, ये पेशा एक्ट भी यहाँ पर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी है, और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पर देखते हैं, ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना 1986, इसे हमें पार्ट बी में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना, क्यों नहीं, एक बार अच्छा पढ़ेंगे तो दोनों जगह पर कवर होगा। ऐसे ही हमें चीजों को देखना है। अब उस प्रकार से सिलेबस में देखो तो मेरे को 3 एक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दिख रहा है, वो भी 1989 वाला। दूसरा में पेशा एक्ट, तो ये जो पेशा एक्ट है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम, ये जो हम अनुसूचित उधर हम पढ़ेंगे एफआरए पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 वाला पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो पढ़ेंगे वहां पर इसे भी हम कवर करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें से तो वहीं पर, अब आप इस सिलेबस में भी देखेंगे तो आपको 2 चीज दिख रही, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम। 2 अधिनियम की बात है, 6 आयोग है, उसके ऊपर देखेंगे तो भाग 6 पूरा दिया है, भाग 9 पूरा दिया हुआ है, और उसकी स्थायी कार्यपालिका है, वहां पर कमिश्नर क्या होगा, संभागायुक्त क्या होगा, राज्य का सचिव को मुख्य सचिव क्या होगा, सचिवालय क्या होगा, उसी से रिलेटेड, और ये पार्ट ए है इसका। और सबसे बड़ी यूनिट भी कहा जाए तो मेरे ख्याल से यही यूनिट दिख रही है, क्योंकि इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब इस इकोनॉमी वाले पार्ट में जाएंगे तो आपने भी इस बार प्रीलिम्स दी तो आपने देखा कि इकोनॉमिक्स से जो डिजिट आई है बड़ी खतरनाक डिजिट आई है। आंकड़े ऐसे पूछे बने तो बने, नहीं तो नहीं, तो हम फिर कहें कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए ही आएंगे। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि सबसे हाईएस्ट यदि किसी भी एग्जाम में मार्क्स किसी के भी गए फॉरेस्ट में तो हाईएस्ट 380 नंबर पे फर्स्ट रैंक प्राप्त किए मोहित कुमार शर्मा जी। 380 से ऊपर कट ऑफ ही नहीं रहा है।
तो कुछ प्रश्न तो वो भी छोड़ के आए होंगे, क्योंकि 120 नंबर कम है 500 में से, कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए होंगे। तो फिर भी यदि कहा जाए तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ने के लिए आए तो हम पढ़े ही नहीं, पढ़ो, क्योंकि हमें जहां से पढ़ के जाएंगे वहां से भी छूटेंगे, तो हम यहां से बनाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति। मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना। मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति और सतत विकास का लक्ष्य, व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। यहाँ पर जो पढ़ना होगा वो डिजिट के साथ पढ़ना होगा, यहाँ पर बनेगा, नहीं तो यहाँ का क्वेश्चन टफ होगा और वो उसी थर्ड यूनिट के अंतर्गत ही है। तो हम कोशिश ये करें कि हम पॉलिटी वाला अच्छे से अच्छा बना ले, यहाँ पर थोड़ी चीजें कम भी रहेगी तो चलेगा, तो वो चीज हो सकती है। उसी के बाद में आप देखेंगे तो हमारी जो यूनिट 4 आती है। अब इस यूनिट 4 में सबसे मेन चीज ये है कि हमारी यूनिट 5, हमारी यूनिट 5 मेंस में भी है, मतलब मेंस पार्ट बी में भी है और पार्ट ए में भी है। और यही कॉपी पेस्ट करने में आयोग ने कॉपी पेस्ट तो मारा, लेकिन दो दो जगह दे दिया, और ट्राइब्स बड़ा भयंकर काम हो गया। ट्राइब्स ही आपको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से करना है, और जब आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेट आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये तो एज इट इज उसने उतारा हुआ है। अब देखेंगे ट्राइब्स में कि मध्य प्रदेश की जनजातीय का विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। जनजातियों में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये हमें पहले भी मिला था, यूनिट 1 में भी मिला था। तो हम सिलेबस डिकोड का मतलब यही होता है कि उन चीजों को देखो जो दोनों जगह कॉमन आ रही है, और एक बार यदि हमने पढ़ लिया तो दो जगह का हमारे सिलेबस में आवश्यकता ही क्या है, हम ही पढ़ रहे हैं ना उसे, तो बहुत अच्छे से पढ़े। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अभी यह चीज फिर रिपीट होगी, पार्ट बी में हम यूनिट 5 पे जाएंगे, वहां पर ट्राइब्स फिर आएगी। तो यही मेरा उद्देश्य, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप डिकोड, मतलब आप उन चीजों को देखें कि कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही है, और जो कॉमन आ रही उसको हम उसी लेवल पर करेंगे। इस यूनिट को बहुत अच्छा करें, आपकी फर्स्ट यूनिट का भी कवर होगा, आपकी फोर्थ यूनिट मतलब पार्ट बी की फिफ्थ यूनिट भी कवर होगी। तो ट्राइब्स को बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि यह 20 से 22 नंबर की यूनिट है। एक ही ट्राइब्स को ही आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 20 से 22 नंबर की ट्राइब्स की ही यूनिट है, और ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। बच्चे गलतियां यहीं पर करेंगे, बहुत गलतियां करेंगे, तो हमें उन चीजों पर एक प्रॉपर अप्रोच बनानी है, क्योंकि फॉरेस्ट की एग्जाम केवल पढ़ने की एग्जाम नहीं है, प्रॉपर अप्रोच के साथ, सटीक रणनीति के साथ पढ़ने की एग्जाम है, तभी व्यक्ति सिलेक्शन ले पाता है। नहीं तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू देने के बाद बाहर हुए हैं, अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, लेकिन आज उनकी भी एग्जाम नहीं निकल रही है। कुछ बच्चे ऐसे जो इंटरव्यू देने के बाद बाहर हुए, उनकी एग्जाम निकल रही है, तो वो कंपटीशन को बढ़ाएंगे, लेकिन वो गलती करेंगे पार्ट ए में, उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको फेलियर की ओर ले जाएगा। आप जितने भी किया है, जितना पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, वापस एक स्ट्रेटजी बनाए और उसके साथ फिर से प्रिपरेशन में लग जाए। उसी के बाद में हम आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर की यूनिट। पहले ऐसा होता था कि यह जो यूनिट है ना, पहले यह यूनिट 2 यूनिटें होती थी, उन दो को मर्ज करके एक कर दिया। पहले कंप्यूटर वाली आईसीटी की यूनिट एक अलग होती थी और करंट अफेयर्स की एक अलग यूनिट होती थी, और इसे दो 20 नंबर की यूनिट होती थी। उस 20 नंबर की यूनिट को 10 नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब आप इसमें कंप्यूटर वाले पार्ट को देखेंगे तो इतने हैं, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, ये आप प्रीलिम्स में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भी पढ़ चुके हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान, इतना भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें यदि कोई चीज नई ऐड हुई है तो इस टॉपिक में नया ऐड हुआ है तो आपकी मशीन लर्निंग ऐड हुई है, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड हुई है, डेटा साइंस ऐड हुआ है। ये कंप्यूटर वाली यूनिट में एड ऑन हुआ है, और यहां से क्वेश्चन आएगा, और पहले 10 क्वेश्चन आते थे इस यूनिट से, अब दोनों को डिवाइड कर दिया है। अब यहीं पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, और मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान। अब
इन दो यूनिटों को, पहले दो यूनिट होती थी जो अब एक हो गई, और बच्चे यहीं पर सबसे ज्यादा डाइवर्ट भी होंगे और प्रॉब्लम में भी आएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा हम कर लेंगे कर लेंगे, और थोड़ा सा चीजें घूमेगी तो ये होगा। और ट्राइब्स कितना हो गया, ट्राइब्स 2+ यूनिटें हो गई, मतलब 20 से ज्यादा क्वेश्चन ट्राइब्स के ही आना है। तो आपने ये चीज समझी। अब एक प्रॉपर सिनेरियो बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, इस सिलेबस को प्रॉपर तरीके से समझो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। और मैं एक समराइज्ड वे में आपसे कहूं तो आप देखेंगे कि पार्ट ए में यूनिट 1 में देखा तो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखा, मध्यकालीन देखा, आधुनिक देखा, स्वतंत्रता आंदोलन देखे और जनजातीय व्यक्तित्व देखा। हम यूनिट 2 की बात करें तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, नदियां, पर्वत, जलवायु, मौसम, वन, उसके बाद में कृषि, फसलें, उसके बाद में हमने जनसंख्या, आकार वृद्धि, ऊर्जा के स्रोत देखे, गैर परंपरागत स्रोत देखे, वहीं पर उद्योग वगैरह देखे। यूनिट 3 की बात करें तो हमने भाग 6 देखा, भाग 6 में वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देखा, वहीं पर स्थायी कार्यपालिका भी देखी, हमने सचिवालय देखा, संभागायुक्त देखा, कमिश्नर देखा, ये इन चीजों के बारे में देखा। उसके बाद में आप देखोगे तो आपने वहां पर आयोग देखे, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, चुनाव आयोग, यह 6 राज्य के आयोग देखे। उसी के बाद में आपने भाग 9 देखा, स्थानीय स्वशासन देखा, जिले की व्यवस्थाएं देखी। उसके बाद में हमने जनपद वाला पार्ट देखा, और उसके बाद में यदि कोई चीज देखी तो हमने देखा वहां पर एक्ट देखे, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा, पेशा एक्ट देखा, गोवंश प्रतिषेध अधिनियम देखा, ये देखा 3 के ए में। बी में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स देखा। 4th वाली यूनिट में हमने पूरी की पूरी ट्राइब्स के बारे में देखा, और ट्राइब्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, जो हम प्रीलिम्स में पढ़ के आए उससे ज्यादा, क्योंकि कैसे पूछ लिया था गुदम बाजा क्या होता है। अब वो एक प्रश्न तो लग रहा सबके लिए, लेकिन जो व्यक्ति से अच्छे से पढ़ के गया होगा और बना के आया होगा, उसने कितनी लीड बनाई होगी दूसरों के, क्योंकि एक एक नंबर इंटरव्यू में जाने के पहले एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके जितने अच्छे नंबर होते हैं उतने आप सेफ होते हैं। और यूनिट 5 की बात करें तो करंट अफेयर्स भी है और कंप्यूटर भी है, दोनों चीजें हैं। अब अपन इसी के बाद में आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। ये हमारा वीडियो हो सकता लंबा रहेगा, क्योंकि ये हम वो चीज देख रहे हैं कि यहीं से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनती है मेंस की, और सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी भी यहीं से बनती है। अब हम देखेंगे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा पार्ट बी, वानिकी एवं पर्यावरण। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा, और क्यों ना हो, टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझ में ही नहीं आता। कुछ बच्चों को लगता है कि क्या है हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपसे फिर बताऊं, यहां पर टर्मिनोलॉजी चलती है। मैं आपसे कहूं वोल्फ्यूटरी क्या होता है, मैंने आपसे कहा विविपेरी क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि स्थूण क्या होता है, मैं आपसे कहूं कि मुकुलन क्या होता है, मैं आपसे कहूं माउंट लेयरिंग क्या होता है, एयर लेयरिंग क्या होता है। अब आप इतनी चीजों में इतना कंफ्यूज हो गए। मैं आपसे कहूं कहूं कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है, और भी मैं आपसे कुछ टर्मिनोलॉजी में कहूं कि लॉग क्या होता है, लट्ठा क्या होता है। अब जब ऐसी टर्मिनोलॉजी आती ना तो व्यक्ति पढ़ तो लेता है, लेकिन यदि एज इट इज आ गया तो कर लेता है, नहीं आया तो व्यक्ति अपनी चीजें ही भूल जाता कि ये क्या ही पूछ लिया। और ये एक्चुअल में चीजें ऐसी होती है, जितना आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, देखो पढ़ा तो सबने है लेकिन उसका रिवीजन नहीं हुआ या उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, जितने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उतना आपके सिलेक्शन की श्योरिटी होगी। और फॉरेस्ट्री इसीलिए टफ हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद भी मैं कहूं कि इस वीडियो को, पहली बात तो फॉरेस्ट से रिलेटेड मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 जगह मिल रहा है। और दीपश्री एकेडमी, आपसे हम फिर कहें, इस बार राज्य वन सेवा परीक्षा के कट ऑफ को बढ़ाने में दीपश्री एकेडमी का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। वो भी इसलिए क्योंकि जो बच्चे हमसे कनेक्टेड है, जो बच्चे हमसे कोर्स भी पढ़ रहे हैं, हम उनको उसी लेवल पर पढ़ाएंगे जिस प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद में अभी आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल एक 2 वे कम्युनिकेशन मोड पर ही चीजें चल रहे हैं, कि हम बच्चों को उन टर्मिनोलॉजी के साथ में अच्छे। हम कहें स्नेक ट्री क्या होता है, अब आप लगा लो। हम कहें कि गर्डलिंग क्या होता है, अब आप का ही तुक्का लगाएंगे यदि समझा नहीं। इसलिए इस यूनिट को, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को, टेक्निकल को भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझना पड़ेगा, जब जाकर के आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है बच्चों के लिए कि कैसे और कौन व्यक्ति जब अच्छे से पढ़ लेता है तो रेंजर बनने वाला बच्चा एसीएफ बन जाता है।
एसीएफ बनने वाला बच्चा जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो, वो भी जब एग्जाम देने लिए जाता ना तो उसे भी नहीं पता कि वो एसीएफ बनने वाला है। वो इसीलिए जाता आज का पेपर बहुत अच्छा देना है, तैयारी मेरी अच्छी है, जबरदस्त पोस्ट उठा के लाना। लेकिन वो कंसिस्टेंसी, वो डिसीजन, वो एक प्रॉपर अप्रोच के साथ तैयारी उसको एसीएफ तक ले जाती है और एसीएफ तक बना देती है। अब हम देखेंगे यूनिट 1। आप इस यूनिट 1 को देखेंगे ना तो यह यूनिट एक मिसलेनियस टाइप की, मिसलेनियस टाइप की कैसे, जैसे छोटे छोटे पार्ट सब जगह से उसने डाल रखे हैं। अब इस छोटे छोटे पार्ट में क्या देखेंगे, जैसे आप देखेंगे परिभाषा एवं शब्दावली, यहां पर आप देखेंगे कि परिभाषा एवं शब्दावली, ये टर्मिनोलॉजी जो अभी हम बात कर रहे थे वही थी। मैं आपसे कहूं कि मैं गया वहां पर और उस पेड़ पे बड़ी गर्डलिंग की हुई थी। अब आप कहेंगे गर्डलिंग होता क्या, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमने कहा कि एक काम करो, वहां पर रेस्ड बेड थे। अब रेस्ड बेड होता क्या आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको टेक्निकल चीजों को हम बिल्कुल प्रैक्टिकली जैसे समझाते हुए जब पढ़ेंगे ना तब आपको और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। फिर आप देखेंगे वनों का इतिहास एवं पृष्ठभूमि, डेफिनेट है क्या, 2 क्वेश्चन यहीं से है। पूरी हिस्ट्री याद कर लेंगे वनों की कि जब हमसे क्वेश्चन बनेंगे। और आप जब हमारी अभी जो क्लासेस में आपने देखा कि उसमें आप देखेंगे तो हम पीवाईक्यू के तौर पे भी चीजें बच्चों को बता कि इन चीजों को छोड़ना नहीं, यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप उसी लेवल पे करें। फिर आप देखेंगे वानिकी के उद्देश्य, वनों की भूमिका, उत्पादकता क्या है, संरक्षण क्या है, विकास क्या है। अब आपने जैसे देखा कि फॉरेस्ट रेंजर में क्या वर्क होता है, तो देखो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को डेवलप करना भी होता है, उसका कंजर्व मतलब उसको संरक्षण मतलब कटाई वगैरह इनसे रोकना भी होता है। मतलब सीधी सी बात देखेंगे आप, प्रोडक्शन भी देखेंगे, आप डेवलपमेंट भी देखेंगे और उसका जो प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्शन भी देखेंगे। साथ ही भारत एवं मध्य प्रदेश में वन आवरण, यहां से डेफिनेट क्वेश्चन आता ही आता है। पर्यावरण पर वनों का प्रभाव, भारत में एवं मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार, वनों के क्षति के कारण वनों का वर्गीकरण। अब जितनी चीजें देखी है और अभी हम यहां पर देखेंगे कि वन क्षेत्र से बाहरी वृक्ष, राज्यवार वन वितरण एवं वन निधि। अब जितनी चीजें देखी, फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड प्रश्न नहीं आते, 1 2 3 3 क्वेश्चन आते हैं। वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आ जाए, वो मध्य प्रदेश के साथ में आए, वो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में आए, जैसे भी आएगा ही आएगा। तो क्यों नहीं, यदि हम इस पूरे फॉर्मेट को डिकोड करें तो आपको क्या क्या चीज इसमें समझ में आ रही कि सर एक तो समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन से आ रहा है क्वेश्चन, एक चीज समझ में आ रही है कि इसके वनों के इतिहास से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहे हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन अभी और बच्चे अभी हम वहां पर गए नहीं, अब वहां पर भी आते हैं। वन वृक्षिकी एवं वन वर्धन, अब यहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन वन वर्धन मतलब आप देखेंगे कि यहीं पर लिखा है सिविक्स एंड सिल्वीकल्चर। जब सिल्वीकल्चर की बात करेंगे तो कुछ लोग पढ़ाते इसको इतना पढ़ाते बोले जैसे वो आईएफएस बना रहे हो। अरे भाई इतना पढ़ा भी देंगे लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, और बच्चा उसको पढ़ने में इतना कंफ्यूज होता है कि व्यक्ति कंफ्यूज ही होते जाता। जब जिस चीज की अभी तक पुराने पेपरों को एनालिसिस करे और वहां से आया नहीं, तो आप इतनी रिस्क लेकर के उसमें क्यों ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। और यही चीज चल भी रही है, क्योंकि हमने 1 2 जगह देखा कि जिन्होंने इतना सिल्वीकल्चर पढ़ा दिया जो कि आवश्यकता ही नहीं थी, और जब बच्चों ने देखा कि यार उन्होंने पढ़ा है तो उसका रिवीजन करना है, खूब करना है, उसके कारण से वो इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के आ गए। और जब इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के आ गए और वही प्रॉपर रिवीजन नहीं होना, कंफ्यूजन होना, गलत होना और व्यक्ति का और मार्क्स कम हो जाना। इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच वो होती है कि इस पूरे पेपरों को एनालिसिस करें। मैं आपसे फिर जो हमारी क्लास है उसमें हम एनालिसिस के साथ में ही सब चीज बताएंगे कि एनालिसिस वाला वीडियो भी आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किसको छोड़ना है। फॉरेस्ट्री इसीलिए बच्चों को टफ लगती है क्योंकि कहीं से पढ़ने को मिलता है और उतना, और उन्होंने भी कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा दिए जो एग्जाम में आ ही नहीं रहे, तो बच्चे वहां पर बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं और उसके बाद में उनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको रिवीजन करने में इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देते। तो ये जो सिविक्स एंड सिल्वीकल्चर है ना, सिल्वीकल्चर एक समझेंगे लेकिन उतना ही जितनी आवश्यकता है। बाद में देखेंगे फॉरेस्ट रीजनरेशन, वनों का पुनरुद्भवन क्या होता है, फॉरेस्ट रीजनरेशन, यहां से बहुत सारा कॉपीज क्या है, रूट सूट क्या है, स्टंप क्या होता है, सब चीज यहां पर पढ़ेंगे। सम कमर्शियली इंपोर्टेंट ट्री, ये बॉटनिकल नेम है एंड फैमिली। अब ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, अब मैं आपको यहां पर एक बना के बनाता हूं टॉपिक, वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष, यहां से लेके ये जो सिलेबस का इतना पार्ट है,
इस पार्ट में से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं। अब मैं इसको डिकोड करके सीधी सी बात कहूं ना, तो एक से दो क्वेश्चन इस नाम से आ रहे हैं, एक से दो क्वेश्चन इतिहास हिस्ट्री से आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ परिभाषा से आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे राज्यवार वन वितरण और वन निधि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे। मैं एक सामान्य तरीके से काउंट करूं तो 2 4 6 7 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गए। अब बाकी के क्वेश्चन भी निकलेंगे, जब हम पढ़ेंगे वहां से उनको भी निकाल के लाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि आएगा तो वनों के वर्गीकरण से एक आध क्वेश्चन आता है। ये हो गए 8। और भी बताएं और कहां से आते हैं और कैसी चीजें आती है, वो क्वेश्चन भी आते हैं। और जब हम पढ़ेंगे ना मेंस की बेच, उसमें हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कहां कहां पे अप्रोच डालना है, कहां बेस्ट एफर्ट डालना है कि हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकल के आए। हम इसी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ेंगे। अब बच्चे जब पढ़ने लगते तो इसकी टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे डाउटफुल में भी आते हैं, और ये तो हम उस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि किसे इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है और किसे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, और हम बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने आपको 8 क्वेश्चन तो गिनवा ही दिए हैं। आप इस एग्जाम के कोई सा भी पेपर उठा के देखना, और पेपर उठाने के बाद में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बहुत सारा पढ़ने में, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे और बाद में कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन के कारण वो एक एक क्वेश्चन को गलत कर करके माइनस वाले पार्ट पे आएंगे। इसलिए अपनी अप्रोच सही रखे, स्ट्रेटजी सही रखे। और मैंने जो आपसे बात कही ना कि इस बार यदि कंपटीशन बढ़ाएगा, फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ बढ़ाएगा, तो दीप श्री एकेडमी जरूर कट ऑफ बढ़ाएगी। क्योंकि यदि हम आपको ये सिलेबस के डिकोड में इस टाइप से बता रहे, तो जो हमारी मेंस की जो क्लासेस है उसमें हम इसी लेवल पर पढ़ाएंगे कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है, जो डिमांड उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक, ये तो हो गए हमारी यूनिट 1। अब हम बात करें तो यूनिट 2। अब केवल और केवल मैं आपको दो चीज बताऊं इसमें, तो मैंने यहीं पर बताया फॉरेस्ट, इसी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो मैंने डिवाइड किया टिम्बर, और एक जगह पर हमने डिवाइड किया एनटीएफपी। टिम्बर मतलब लकड़ी, और एनटीएफपी मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें लकड़ी नहीं है और ऐसे प्रोडक्ट जिसमें लकड़ी है। अब लकड़ी वो फ्यूलवुड की हो जाए, वो टिम्बर की हो जाए, वो फर्नीचर की हो जाए, जो भी, केवल मैंने अभी आपको इतनी चीजें लिख के दी, फॉरेस्ट में टिम्बर और एनटीएफपी। अब इस इतने लिखने से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर एनटीएफपी में तो हम उसको लेंगे जिसमें लकड़ी नहीं होती। ठीक, चलो अब बनाते सिलेबस पर। आप यहां पर देखेंगे नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एन ये है एनडब्ल्यूएफपी या एनटीएफपी कहे, हिंदी में कहे तो अकाष्ठीय वनोपज। अब उसके बाद में आप जितनी भी चीजें देखें, आप रेसे फाइबर्स देखेंगे, फ्लास देखेंगे, घास देखेंगे, टेनिन देखेंगे, गोंद देखेंगे, रंग देखेंगे, राल देखेंगे, ओलियो रेजिन देखेंगे, सुगंधित तेल देखेंगे, वृक्ष जनित तिलहन बीज देखेंगे। अब मैंने बिल्कुल बीच में से इसको डिवाइड कर दी इस यूनिट को। ये जितने भी है ना नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, फाइबर, फ्लासेस, गम, ओलियो रेजिन, राल, उसके बाद में आप देखेंगे वृक्ष जनित तिलहन बीज, जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब है एनटीएफपी। अब आप खुद देखिए कि इसी यूनिट को आप पहले देख रहे थे और अभी हमने केवल इतना सा लिखा, उसके बाद में तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आई होगी, हाँ यार ये तो चीजें ही समझ में आ गई कि ये तो वही चीजें हैं। अब दूसरा फिर मैं आपसे कहूं कि यहीं पर आप देखेंगे टिम्बर वाला पार्ट। जब टिम्बर वाला पार्ट देखेंगे तो ये सब के सब टिम्बर वाली चीजें, उसमें भी आपकी डेफिनेशन है कि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको डेफिनेशन मिलेगी और फुली चीजें टिम्बर की मिलेगी। अब टिम्बर में क्या, पेड़ों से मिलेगी, पेड़ों से वो फ्यूलवुड भी हो सकता है, वो कहा जाए तो टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी भी हो सकती है। अब उसकी पूरी मेजरमेंट देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे मापन, ऊंचाई क्या है, आयतन क्या है, बायोमास क्या है, पूरा का पूरा मेजरमेंट है। उस मेजरमेंट में ही आप क्या देखेंगे, काष्ठीय उत्पाद मतलब फॉरेस्ट वुड प्रोडक्ट। वुड प्रोडक्ट में भी अब मैं आपको एक चीज को कनेक्ट करना चाहूंगा। एनटीएफपी तो आप डायरेक्ट समझ गए, अब टिम्बर वाले पार्ट पे आते हैं और वहां से हम कनेक्ट करते हैं। जंगल में मिला पेड़, पेड़ मतलब टिम्बर। अब हम जब टिम्बर की चीजों को देखेंगे तो हमें क्या मिला, वुड। जब पेड़ को देखेंगे तो उसका मेजरमेंट करेंगे। अब हो सकता है
कि हमने उस पेड़ को काट लिया, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, डिपार्टमेंट काटता है, व्यक्ति नहीं काटता है, डिपार्टमेंट काटता है। जब डिपार्टमेंट काटता है तो लकड़ी को ऐसा तो है नहीं कि आज ही उठा के लाया और कल ही बेच दिया। भाई फॉरेस्ट में आप जब डिपो देखेंगे ना, तो डिपो में एक अच्छे लेवल पे चीजें आपको पता चलेगी। तो हम क्या करेंगे, उस वुड की सीजनिंग करेंगे। लॉन्ग टाइम तक रखना है तो उसकी वुड की सीजनिंग करेंगे। हो सकता है कि वुड की सीजनिंग कर रहे, लेकिन आप देखेंगे पुष्पा क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था, काय को, पानी के द्वारा कर रहा था। चलिए, अब आपने जब उन लकड़ियों को सीजनिंग कर दिया, सुखा लिया, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ कीट लग जाए, दीमक लग जाए कुछ, तो आप क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन का यूज करेंगे, प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे कि क्या उसे बहुत अच्छे सेफ्टी के साथ रख सकते हैं, तो आप वुड प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। उसी के बाद में आप देखेंगे कि जब हमने लकड़ी को ले आए, उसके बाद में हमने उसे प्रिजर्वेटिव भी, भाई कोई ले जाएगा बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना, उसके फर्नीचर बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा तो कुछ वेस्टेज भी बनेगा, वेस्टेज बनेगा तो उस वेस्टेज से क्या बनाएंगे हम, प्लाईवुड भी बनाएंगे, पार्टिकल वुड भी बनाएंगे, पेपर एंड पल्प भी बनाएंगे। और जब यदि आप पूरी की पूरी इन लकड़ियों को कहीं न कहीं ले जाएंगे, तो कहां पर ले जाएंगे, तो आप आरए पे ले जाएंगे, जो आपकी सा मिलेंगे वहां पर ले जाएंगे, उन्हें प्रॉपर तरीके से लॉगिंग करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा आउटपुट ले सके। अब चलो ये तो छोड़ो, इतनी कहानी हो गई, केवल अब इस पूरी यूनिट 2 का एक निचोड़ समझो कि कैसे चीजों को किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं यूनिट 2। आप दो चीजें देखे, उस यूनिट 2 में दो ही चीजें हैं, एक टिम्बर और एक एनटीएफपी। जिस जिस चीज में लकड़ी नहीं है, सबको सबको डाल दो एनटीएफपी में, जिस जिस में लकड़ी है सबको डाल दो टिम्बर में। अब टिम्बर है तो टिम्बर में उनकी कुछ मेंसुरेशन करेंगे तो मेंसुरेशन हो जाएगा, मेंसुरेशन करने के बाद में रेवेन्यू के लिए हम उसे काट देंगे, काट देंगे तो हमें कुछ वुड के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब जब उस लकड़ियों को लाएंगे तो उसकी सीजनिंग करेंगे, सीजनिंग होने के बाद में भी यदि खराब होने लगी तो उसको प्रिजर्व करेंगे, वुड का प्रिजर्वेशन करेंगे। उसी के बाद में आप देखेंगे तो उसकी क्या बनाएंगे, हम फर्नीचर वगैरह बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ वेस्टेज भी निकलेगा, और वेस्टेज नहीं निकलेगा तो अच्छी लकड़ियों से भी आपने देखा गया प्लाईवुड से काम होने लगा है, प्लाईवुड बनाएंगे, पार्टिकल बोर्ड बनाएंगे। उसके बाद में इन सब चीजों को ले कहां जाएंगे, आरए पे ले जाएंगे, कटाई करेंगे। आरए पे ले जाने के बाद कटाई करेंगे तो क्या चाहे जैसा तो नहीं काट लेंगे, उसके पहले हम उसकी प्रॉपर लॉगिंग करेंगे। लॉगिंग मतलब मेजरमेंट करेंगे। यदि मान लो, फिर हम क्लास में पढ़ेंगे, फिर हमारी क्लास जैसा ही हो जाएगा, तो ये आप देखेंगे पूरा। और बाद में आता है औषधीय पौधे। अब उसी के बाद में हम फिर आगे चले तो यहां पर आता है, हाँ, जो भी बच्चे इस पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अब जिस प्रकार से भी हम आपको बता ही रहे थे, हम बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, इस एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये एग्जाम क्या मांगती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और उसी के तहत पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। तो हमारी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए न्यू बेच, जिसमें हम फॉरेस्ट्री की पूरी 4 यूनिट पढ़ेंगे, साइंस की पूरी 3 यूनिट पढ़ेंगे, स्पेशली 7 यूनिट के लिए ही बेच होगी, साइंस प्लस फॉरेस्ट्री। कैसी बेच होगी, ऑनलाइन बेच होगी, केवल ऑनलाइन बेच होगी, और हम उस अप्रोच के साथ में पढ़ेंगे। कैसी होगी, बाइलिंगुअल क्लासेस होगी, बाइलिंगुअल भी क्लास होगी, कि इस क्लास को बाइलिंगुअल मोड पे, ना शुद्ध हिंदी होगी ना शुद्ध इंग्लिश होगी, क्योंकि हमसे दोनों टाइप के बच्चे कनेक्टेड है, हम उसी मोड पर लेके चलेंगे। तो हमारी ये बेच राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 26 के लिए होगी। और ये जैसे हम सिलेबस देख रहे हैं ना, बस बिल्कुल इसी 2 वे मोड पर ही हम आपसे चर्चा करके चीजों को करेंगे। साथ ही जो भी ये कोर्स ज्वाइन करेगा उसको नोट्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे, और हम हार्ड कॉपी में उसे कोरियर करेंगे। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको हार्ड कॉपी में नोट्स बिल्कुल इन 7 यूनिटों के, 4 यूनिट फॉरेस्ट्री, 3 यूनिट साइंस, इनके जो ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स रहेंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आपको ई बुक कलरफुल मिलेगी इसकी, ये जो भी हमारा कोर्स रहेगा इसकी, कि पूरी 7 यूनिटों के नोट्स ई बुक रहेगी। ई बुक आपको कलरफुल मिलेगी, लेकिन वह ओनली रीडेबल रहेगी, आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, केवल रीड कर पाएंगे। और जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो हार्ड कॉपी में होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा वो। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं उसी लेवल पर हम फॉरेस्ट्री, और फॉरेस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, फॉरेस्ट्री चारों यूनिटें में ही पढ़ाऊंगा, और साइंस का भी कुछ पार्ट में ही पूछ के मैक्सिमम पार्ट में ही लूंगा, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में जाएंगे। साथ ही कुछ क्लासेस रहेगी तो डॉक्टर अरुण पाटीदार सर लेंगे, वो भी आपको साइंस में बायो वगैरह वाला पार्ट पढ़ाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करें इस नंबर की, थर्ड नंबर की यूनिट की, तो इस थर्ड नंबर की यूनिट में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इसे डिवाइड करो एक्ट में, एक्ट और पॉलिसियां। सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी आ जाएगी। एक्ट की बात करें
तो भारतीय वन अधिनियम जो होता है 1927 वो है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 है। उसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। जैव विविधता अधिनियम 2002 है। फिर एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है। अब आप देखेंगे कि इस पूरी यूनिट में ये तो होगा आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी यहां से लेकर के यहां तक केवल और केवल एक्ट है और अधिनियम 2019 यहां तक संशोधित। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचता है उसमें केवल बांस बचता है। बांस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उसी के बाद में सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। जितनी भी आप देखेंगे कि सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉर्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 एंड एमपी लोक वानिकी एक्ट 2001। इतनी ही यूनिट है कि पहले तो एक्ट अलग कर लो, बास जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अलग कर लो, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉर्म फॉरेस्ट्री अलग कर लो, मध्य प्रदेश मतलब कृषि वानिकी नीति 2014 और मध्य प्रदेश में लोक वानिकी अधिनियम 2001 इनको देखेंगे और ये हमारी यूनिट 3 जाएगी। फिर हम बात करें यूनिट 4 वाली, तो यूनिट 4 वापस से आ जाती है मिसलेनियस। देखो आपको 2 यूनिटों में बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझ में आ गया है। यूनिट 2 और यूनिट 3 एज इट इज चीजें थी और वही चीजें थी। यूनिट 1 और यूनिट 4 एक मिसलेनियस टाइप की यूनिट है, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक है और उन छोटे टॉपिकों को ही उस लेवल पर पढ़ा जाता। और हम आपसे फिर कहे, हम आपको उस लेवल पर पढ़ाएंगे कि आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा कि वाकई में वैसी चीजें पढ़ी भी जा सकती है क्या। हम उसी लेवल पर फॉरेस्ट्री भी पढ़ेंगे, आपको जो टर्मिनोलॉजी और ये चीजें ना, और हम उस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को स्पेशली फोकस कर करके हम पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल इस तैयारी को उसी लेवल पर करें। और आपको यदि नोट्स चाहिए, आप दीपश्री एकेडमी से जुड़े, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो हमारी फॉरेस्ट्री और साइंस की जो क्लास चल रही है, आप इस क्लास से जुड़े, आपको डेफिनेट यहाँ से हम 7 यूनिटें उस लेवल पर पढ़ेंगे कि आपको भी पढ़ने के बाद लगेगा। और एक कॉन्फिडेंस ही व्यक्ति को जीत दिलाता है। जब आप एग्जाम देने के लिए जाए तब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यार ये चीजें तो आती है, यहां से अब आएगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डेफिनेट बनेगा। और यदि हम आपको केवल इस सिलेबस को डिकोड करने में इस प्रकार से बता सकते हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तब हम कितना डिटेल में पढ़ेंगे, कितने अच्छे से पढ़ेंगे। और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा टारगेट ही होगा रिजल्ट को उस लेवल पर लाना कि हम रिटर्न में ही इतने मार्क्स ले आएंगे कि हमसे कंपटीशन में, इंटरव्यू में इतना फियर रहे ही ना। और दूसरी बात हम फिर कहें, इस बार दीपश्री एकेडमी बिल्कुल फॉरेस्ट का कंपटीशन एक अलग लेवल पर लेकर के जाएगी। अभी तक बच्चे कैसे कर रहे थे, क्योंकि जो हमसे कनेक्टेड थे, इस बार हम पूरी अप्रोच के साथ, पूरी तैयारी के साथ, और आप हमारे नोट्स भी देखेंगे ना तो नोट्स भी आपको उसी लेवल पर मिलेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़े दीपश्री एकेडमी से। अब इसमें भी आप देखेंगे तो वनों को क्षति पहुंचाने वाले कारण क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक है। इन्वायरमेंट भी आ जाता है, नेशनल पार्क, सेंचुरी वगैरह भी आ जाती है यहाँ पर। यहीं पर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, कार्बन पुल, मृदा जल संरक्षण, अलग अलग मिसलेनियस टाइप के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आता है वाटर साइड मैनेजमेंट, सभी चीजें आ जाती है। तो ये है यूनिट 4। अब हम बात करें, अब एक यूनिट इसमें छूट गई है, यूनिट 5। यूनिट 5 में आता है ट्राइब्स वाला पार्ट। यूनिट 5 में आता है ट्राइब्स, और ट्राइब्स भी एक पूरी की पूरी यूनिट है, पूरी यूनिट है। इसमें थोड़ा सा उन्होंने सेट करने में कर दिया है। तो आप यूनिट 5 देखेंगे, यूनिट 4 के बस डायरेक्ट 6 आ गई। यूनिट 5 पूरी ट्राइब्स की, उस ट्राइब्स की यूनिट को भी बहुत अच्छे से करें, डेफिनेट वहां से आपके क्वेश्चन, और हम उस लेवल पर चीजें करेंगे। हमारी जो भी क्लासेस भी रहेगी, हम उस लेवल पर ही चीजों को लेकर के आएंगे। अब बात करें हम केमिस्ट्री की, सबसे बड़ी डर होता है केमिस्ट्री। लेकिन मैं आपसे कहूं, यदि आप पढ़ेंगे ना, हम आपको उस लेवल पर लेकर के आएंगे कि कैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनते, कैसे नहीं। तो आप इतना बड़ा सिलेबस देख के आप घबरा रहे होंगे, मैं इस सिलेबस को डिकोड करूंगा। इस सिलेबस को सबसे पहले तो मैं उठाता हूं यहां से। यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले, मतलब मैथ्स या बायो वाले स्टूडेंट हैं, तो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। हम एग्रीकल्चर वाले तो हमने भी चीजें पढ़ी है, और बिल्कुल पीरियोडिक टेबल को उठा लो यहीं से। यहां से उठाए आपने मेटल, आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, धातु, खनिज, अयस्क, खनिज अयस्क में अंतर, मेटलर्जी, धातु कर्म, मेटलर्जी, अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, शोधन, कापर एवं आयरन में धातु कर्म, धातुओं का संक्षारण,
मिश्र धातुएं, ये यहां से लेकर के इतने तक केवल और केवल मेटल है, मेटलाइड है, मेटलर्जी है, और उसके बाद में देखा जाए तो केवल इतना दिया हुआ है, धातुओं के बारे में ही दिया हुआ है। क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो क्यों नहीं आपको आएगी चीजें, बता आएंगी कि नहीं आएगी। आप इस प्रॉपर सिलेबस को बहुत अच्छे से समझे, इसके बाद में भी खत्म नहीं हुआ है, अब यहां से चालू हुआ है अधातु। यहां से चालू हुआ है अधातु। आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति, सामान्य गुण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की प्रयोगशाला विधि, गुण एवं उपयोग, कुछ महत्व, यहां तक गुण एवं उपयोग, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुण उपयोग, कुछ सामान्य, बस गुण एवं उपयोग। आप देखेंगे यहां से हमने चालू किया था तो यहां तक आते 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 केवल केवल पीरियोडिक टेबल है। अब आप देखा सिलेबस को डिकोड करने का कुछ फायदा हुआ, इसको देखने पे आपको चीजें समझ में आई। यही मैं कहना चाह रहा था कि जब आप देखेंगे ना तो आपको उस लेवल पर चीजें समझ में आएगी। यह पूरी पीरियोडिक टेबल है, क्या आता है क्या नहीं आता वो जब हम पढ़ेंगे तब, जब हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं तो पढ़ेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहां से आता है सामान्य कृत्रिम बहुलक, मोनोमर, पॉलीमर यहीं पर आते हैं, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, साबुन एवं अपमार्जक, डिटर्जेंट एंड सोप आता है वो। अब आप देखिए इस केमिस्ट्री के इतने सिलेबस में आपको क्या दिखा, इसमें आप कहेंगे सर पीरियोडिक टेबल ही दिखी और क्या क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। साथ में आपको दिखा पॉलीमर है, मोनोमर दिखा, पॉलीथीन दिखा, पॉलीविनाइल क्लोराइड दिखा, सोप दिखा, डिटर्जेंट दिखा, ये चीजें। अब अपन आते हैं इसके ऊपर। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर केमिकल रिएक्शन ही होने दिया हुआ है, प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र रासायनिक, रासायनिक उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक साम्य गति, यहां तक देखेंगे तो केवल और केवल केमिकल रिएक्शन वगैरह ही दिया हुआ है। और इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे तो ये एसिड बेस साल्ट पीएच पैमाना, सरल आंकिक प्रश्न, फिर है उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसके बाद में आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के गुण दिए हुए हैं, उपयोग, बनाने की विधि, जल, कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, भवन निर्माण संबंधी कुछ दिया है, चूना, सीमेंट, कांच, इस्पात। आप देखेंगे तो उसमें भी आपको केमिकल रिएक्शन दिखी, एसिड बेस साल्ट दिखा, और उसके बाद में अलग अलग चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, इनके बारे में भी हम हर चीज को उस लेवल पर पढ़ेंगे कि कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन करेक्ट ना हो। हम उस अप्रोच के साथ में पढ़ेंगे। जब हम इस सिलेबस डिकोड में आपको उस लेवल पर समझाने की बात कर रहे हैं तो जब क्लास पढ़ेंगे तब तो हमारे पास में और ज्यादा समय होगा, और ना चाहते हुए भी ये वीडियो और भी लॉन्ग होते जा रहा। मैं इस वीडियो को बनाने का ये कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो बहुत सारी अप्रोच आपकी ऐसी बन जाएगी कि वाकई में आपको लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। केवल ये जो हुआ है ना एक माइंडसेट, इस माइंडसेट जो नैरेटिव बना हुआ है इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं कि वाकई में आप पढ़ेंगे तो उस लेवल पर पढ़ सकते हैं। और जब क्लास में पढ़ेंगे तो जब हम इस सिलेबस को वैसा डिकोड कर सकते हैं तो क्लास में तो हमारे पास समय भी होगा, टॉपिक भी होगा, उस टॉपिक को ही उस क्लास में कंप्लीट करना होगा तो और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस लेवल पर पढ़ेंगे कि क्रॉस क्वेश्चन भी जाए, और हम उस लेवल पर पढ़ेंगे कि यदि आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको नहीं आता लेकिन आप एलिमिनेट करने की ताकत रखे, आप एलिमिनेट कर सके। और यदि आपने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया तो मैं आपसे डेफिनेट कहूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस एलिमिनेशन के पहले इतनी चीजें आनी चाहिए कि गलत ऑप्शन हमें पता हो कि इनमें से गलत है तो इनको तो एलिमिनेट करो, अब लगाओ सही और गलत। नहीं तो ऐसा करो कि पहले सही को ही हटा दो फिर लगा दो तुक्का 100% गलत। चले, ये हमारा वही केमिस्ट्री का सिलेबस कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, प्राइमरीली नॉलेज ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फास्ट स्लो केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, एसिड बेस साल्ट। इसी के बाद हम देखेंगे तो और भी जो बच्चे स्पेशली नोट्स के लिए अभी तक बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कहां से पढ़े कैसे पढ़े, तो ये दीपश्री एकेडमी के कंप्लीट नोट्स, दीपश्री एकेडमी के कंप्लीट नोट्स, फॉरेस्ट्री की 4 यूनिटें, साथ ही कहा जाए साइंस की 3 यूनिटें, हमारी 7 यूनिटों के नोट्स अवेलेबल है। आप इन नोट्स को ले सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में रहेंगे, तो दोनों मीडियम वालों के लिए अलग अलग अवेलेबल रहेंगे। इस बार आप कहां से नोट्स ले सकते हैं, तो हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर जाए, वहीं पर हमने कोर्स क्रिएट कर लिया किया हुआ है। आप उस कोर्स को जैसे भी परचेस करें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी यहाँ पर है आपसे
जो क्लास का मैनेजमेंट है वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको आपके घर पर कोरियर कर देंगे। इस बार हमने एक चीज और अच्छे से की है कि जो आपको नोट्स मिलेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट मिलेंगे। नोट्स देंगे वो हम ब्लैक एंड व्हाइट देंगे, जो उसकी ई बुक रहेगी वो आपको कलरफुल मिलेगी, लेकिन वह ई बुक केवल और केवल रीडेबल होगी। आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, आप केवल रीड कर सकते हैं आपके मोबाइल वगैरह में, तो आप उसे रीड कर सकते हैं, रीडेबल होगी। नोट्स हम आपको कुरियर करेंगे और साथ ही उसका मेन मोटो ये है कि यदि और भी हमें एग्जाम तक और जो चीजें और आपको बहुत अच्छे से शेयर करना रहेगी, तो जब हम आप उस कोर्स के थ्रू कनेक्ट रहेंगे तो हम एक पीडीएफ अपलोड करेंगे तो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। नोट्स तो इधर उधर से व्यक्ति अरेंज भी कर लेता है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें, कुछ नोट्स मार्केट में ऐसे हमारे जो पुराने वाले भी नोट्स है तो पुराने वाले ना ले, अपडेटेड कंटेंट के साथ मिले अपडेटेड नोट्स, तो वो आपको दीप श्री एकेडमी के एप्लीकेशन से मिलेंगे। तो हम जो आपको शेयर करेंगे वो अपडेटेड नोट्स ही करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें प्रॉपर उसी लेवल पर किया है। तो जो नोट्स लेना चाहता है आप केवल नोट्स भी ले सकते हैं, जिन्हें पूरी क्लासेस के साथ कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वहीं पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और हम बिल्कुल इसको भी उसी लेवल पर पढ़ेंगे। अब हम बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स जो कि सबको डरा भी देता है और सबको डर भी लगता है। अब हम इसी में जाएंगे फिजिक्स में। तो आपको फिजिक्स में मैं केवल और केवल 5 चीजें बताऊंगा। जैसे मैं शुरू में भी आपको बोल रहा था कि इस डिकोड का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ सके। मैंने सबसे पहले बात करता हूं मैं एनर्जी की, एनर्जी के बाद में मैं बात करता हूं लाइट की, लाइट के बाद में मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद में मैं बात करता हूं सेल की, और सेल के बाद में बात करता हूं मैग्नेट के। अब ये सेल वो ना समझना, क्योंकि सेल का सब जगह अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे यदि कहा जाए तो जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में सेल क्या होता है, सेल चट्टाने होती है। उसके बाद में यदि कहा जाए तो बायोलॉजी की टर्म में कहा जाए तो सेल क्या होती है, तो बायोलॉजी की टर्म में सेल कोशिकाएं होती है। इकोनॉमिक्स की बात में कहा जाए तो जब हम घर में रहते हैं तो घर में सेल किसको बोलते हैं, बोले जहां पर 10 रुपए में हर सामान 10 रुपए में मिल रहा है, हर सामान 50 रुपए में मिल रहा है, इस तरीके की जो चीजें मिल रही है उसको बोले कि सेल लगाए, सेल लगाए। चलिए छोड़ो, अपन आते हैं वापस से इसमें। और फिजिक्स की टर्म में बात की जाए तो जो बैटरी होती है उसे कहा जाता है सेल। मैंने आपके सामने 5 चीजें लिखी है, एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सेल और मैग्नेट। ठीक, अब 5 पे ही मैं आता हूं, 5 से ही मैं आपको समझा दूंगा। आप सबसे पहले देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, cause origin of energy in the sun, solar heating device, solar cooker, solar cell, wind energy, biogas, fossil fossils, ideal fuel, properties of ideal fuel, nuclear energy, nuclear fission, nuclear chain reaction, nuclear reaction, uses and harms of nuclear energy, general information about MP, energy development, cooperation। इतने पे केवल और केवल मैंने पेन चलाया है, ये पूरा का पूरा कनेक्ट कर रहा है एनर्जी को। मिला लीजिए, आपके सिलेबस में कर भी रहा है कि हम ऐसे ही बताए जा रहे हैं, थोड़ा मिलाते चले। इसीलिए हमने कहा कि डिकोड मतलब आपका एक माइंडसेट, और मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप मेंस की तैयारी करें तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, इतना मैं डेफिनेट कहूं। और जब केवल एक सिलेबस के डिकोड में हम आपको इस लेवल पर ला सकते, तो जब हम कंप्लीट क्लासे पढ़ेंगे तब आपका लेवल क्या होगा। और यही कारण है कि इस बार फॉरेस्ट सर्विस मेंस मतलब फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्यों ना बढ़ेगा, हम ही बढ़वाएंगे उस कट ऑफ को। अब यहां से हम बात करेंगे लाइट की, नेचर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरी चीज मिलाते रहना। लेंथ ऑफ कनकेव मिरर बाय सिंगल पिन मेथड, रिलेशन बिटवीन यूवी, आप पूरा यहां से आएंगे। डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, ये जितने भी चीजें हैं अब आप देखेंगे तो पूरा यहां तक लाइट है। फिर और आगे चलें, उसके बाद में आप देखेंगे तो ये हो गया लाइट। यहां पे जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन्फ्लुएंस फैक्टर, इट्स यूजेस,
कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्पेंट, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है ना, कैसे काउंट करते हैं, वो भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, और ये न्यूमेरिकल के कारण ही बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं इससे। उसके बाद में प्रिकॉशंस ऑब्जर्व इन द एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। हाँ, अब यहां से अपन नई चीजें स्टार्ट करेंगे। वहां पर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, देयर प्रॉपर्टीज एंड ड्रॉबैक, सेल, ड्राई सेल, लीड सेक्युलर सेल, कंस्ट्रक्शन, मैग्नेटिक इफेक्टेड करंट, फिर उसमें में ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ जनरेटर, यहां पर आप देखेंगे करंट एंड डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे, एक्स रे, देयर प्रॉपर्टीज, और यहां पर हम आगे का वो नहीं उन्होंने सेट किया। यहां पर आप देखेंगे तो यहां से आपको अगला टॉपिक मिलेगा मैग्नेट। आपको हमने पहले ही कहा इस 5 टॉपिक में पूरा फिजिक्स दिया हुआ है। अब बच्चे इस सिलेबस को देखने के बाद बहुत डाइवर्ट होते रहते, और हमने कहा कि हम एक माइंडसेट क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि आप एक काम करो, एक इमेज बनाओ, 5 फीट 9 इंच के करीबन हाइट रखना, गेहूं जैसा कलर है, उसके बाद में आप देखा जाए तो बाल है, हल्की सी दाढ़ी भी है, उसके बाद में मूछें भी है। आपको बिल्कुल आप बताते जाएंगे, इंडिकेशन देते जाएंगे, आप ऐसी इमेज बनाओ, तो आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं। और हम यदि मैं ही अब खड़ा हूं और आप मुझे ही देख के, मैं मेरे बारे में बात कर रहा था कि मेरी इमेज बनाओ, कुछ तो बना ही लेंगे, और एटलीस्ट कम से कम आपके माइंड में एक माइंडसेट रहेगा कि ऐसी ऐसी बनाना, तो आप उसके तहत बना लेंगे। तो यही चीज होती है कि प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो ये फायदा होता है। अब यही था फिजिक्स। उसी के बाद में हम और आगे चलें तो बायो में देखेंगे, तो बायो में आते हैं ह्यूमन बॉडी के सिस्टम। अब इसमें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा है जंतु पोषण, परजीवी क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, कीड़ भक्षी पेड़ क्या होते हैं, और यहाँ पे पोषण प्रक्रिया के मुख्य पद एक कोशिकीय अमीबा, और टिड्डा में पाचन, और मनुष्य का पाचन तंत्र। मतलब सीधी सी बात कहा जाए, यहाँ पे आपको देखेंगे पूरा का पूरा न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और आप कहा जाए ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के बारे में कहा गया है। फिर आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पूरा प्रकाश संश्लेषण वहां तक चलेगा। फोटोसिंथेसिस के बाद में आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा। उसी के बाद में आप जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कि कैसे कैसे चीजें। अब आप देखेंगे कि पूरा जंतुओं का पोषण दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, उसके बाद में आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ब्लड को आप पूरी तरीके से यहां तक देखें तो पूरा ब्लड दिया है, यहां पर दिया हुआ है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन दिया हुआ है, कैसे 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 चीजों को एग्जीक्यूट किया, मतलब एग्जिट किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वयन यहां पर दिया है नर्वस सिस्टम यहां पर दिया है पेड़ पौधे जंतुओं में। उसी के बाद नर्वस सिस्टम में ही आगे जाएंगे तो आपको ग्लैंड दिखेगी, हार्मोन्स दिखेंगे, सभी चीजें मिलेगी। उसके बाद में आप और आगे जाएंगे तो यहां पर आ जाता है प्रजनन एवं वृद्धि, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन से डेफिनेट क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होगा, सेक्सुअल भी होगा और असेक्सुअल भी होगा। अब सेक्सुअल मेल फीमेल, ह्यूमन कहा जाए, एनिमल कहा जाए, इनमें का होगा तो सेक्सुअल होगा। और जो पेड़ पौधे, इनसे हम जो एसेक्सुअल की बात करें, और बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। अब आप देखिए कि मैं यही बोलना चाह रहा था कि जब हम प्रॉपर सिलेबस को पढ़ लेंगे ना तो क्या होगा। अब आप असेक्सुअल की बात करेंगे, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेक प्रजनन, पौधों, ये जितना हमने कहा ये सब का सब हम जब फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे उसमें ही पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे उसी में पढ़ लेंगे। इसीलिए हमने कहा कि इसकी एक अप्रोच होना चाहिए, और फॉरेस्ट्री में ही आपको लेके चलूंगा, साइंस में भी मैक्सिमम पार्ट में ही आपका कंप्लीट करवाऊंगा। और जिस अप्रोच जो आप देख रहे हैं ना, इसी अप्रोच को एग्जीक्यूट करेंगे। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक बार, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस पूरे सिलेबस को डिकोड की क्लास हमारी लंबी रही, लेकिन इस पूरी क्लास को देखने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या वाकई में वैसी चीजें चेंज हो पाई या नहीं हो पाई, या फिर मुझे ये भी बताएं कि सर आपने इस प्रकार से और करते तो और बेनिफिट होता। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के इस वीडियो पर मैं कमेंट एटलीस्ट जरूर देखूंगा। क्योंकि यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जब इंटरव्यू तक आते आते तो बच्चे हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते, जो हमसे कनेक्टेड रहते वो भी और नहीं होते वो भी, क्योंकि
उन बच्चों को कहीं ना कहीं जब बाद में पता चलता है, जब तक देर हो चुकी होती हो, बहुत सारी जगह पर इधर उधर डाइवर्ट हो चुके होते, तब पता चलता कि काश हम भी कर लिए होते तो इसी बार हमारा सिलेक्शन भी हो जाता और ये चीजें हो जाती। तो बहुत सारे बच्चों के फिर हमारे पास मैसेज आते हैं, फिर इंटरव्यू के समय पे सर इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा चाहिए, कुछ मार्क्स कम रह गए। तो एक प्रॉपर अप्रोच के साथ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे आपको फायदा हुआ या नहीं। उसी के बाद में रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन के बाद में आता है यहाँ पर जेनेटिक्स, अनुवांशिकी एवं विकास। जेनेटिक्स को आप देखेंगे और जेनेटिक्स के बाद में आता है प्लांट का क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण के सिद्धांत एवं प्रकार कि कैसे 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 कैसे, ये बायो का पार्ट था। अब हम इसी के बाद में आगे चले तो आता है इन्वायरमेंट वाला पार्ट। छोटी यूनिट है क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट क्या किया है उसने यूनिट 4 में भी ले लिया, मतलब मर्ज भी किया है, कुछ को मर्ज इन द सेंस कहीं पर किसी को लिया है, कहीं पर किसी को लिया। तो हमारी फॉरेस्ट्री की यूनिट 4 है ना, उस यूनिट 4 में भी इसका बहुत सारा कंटेंट लिया हुआ है जो हमें यहाँ पे भी काम में आएगा। अब आप देखेंगे तो जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, परिभाषा, अनुवांशिक प्रजाति, पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, भारत में जैव भौगोलिक वर्गीकरण, जैव विविधता का विकास, विनाशकारी उपयोग, सामाजिक नैतिक वैकल्पिक दृष्टिकोण से, जैव विविधता राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता, भारत में एक वृहद विविधता वाले रूप में जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता की क्षति की आवासीय क्षति, वन्य जीवन की क्षति, मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष, भारत में संकटापन्न विलुप्त एवं स्थानीय प्रजातियां और जैव विविधता का संरक्षण। यदि आप इस पूरे को देखें तो एक ही वर्ड घूम फिर के आ रहा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को इतना अच्छा पढ़ो, इतना अच्छा पढ़ो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट भी यहाँ कनेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद में देखेंगे असंस्थिकी एवं संस्थिकी संरक्षण, पोल्यूशन देखेंगे तो कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण, वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, समुद्री प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, तापीय प्रदूषण क्या है और नाभिकीय प्रदूषण क्या है। इतना तो उसने पॉल्यूशन ही दिया हुआ है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय एवं औद्योगिक में कूड़े करकट का प्रबंधन, कारण प्रभाव नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका, बाद में दिया हुआ है आपदा प्रबंधन, मानव जनसंख्या में पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि और मानव जनसंख्या विस्फोट के परिवार कल्याण, पर्यावरण का मानव स्वास्थ्य दिया हुआ है ये। तो ये था इन्वायरमेंट। इसके बाद में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है तो लगता है मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स से जो बायो वाले बहुत पीछा छोड़ के आ रहे थे कि अब तो हमारा मैथ्स ने पीछा छोड़ लिया, लेकिन इस मेंस में मैथ्स भी रहेगा ही रहेगा। अब आप देखें तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि हम 10 में से 10 बनाने की कोशिश करेंगे मैथ्स में, लेकिन मैं आपसे कहूं कि यदि हमसे अभी 10 में से 4 बन रहे तो हम कोशिश करेंगे 10 में से 7 बन जाए। 2-3 में मान के ही चलता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। क्यों? क्योंकि मैथ्स का सिलेबस वास्ट है। वास्ट इसलिए कि उसमें वो ट्रिग्नोमेट्री भी दिया है, उसने जियोमेट्री भी दिया है, उसने एल्जेब्रा भी दिया है। अब आप खुद देखें कि ये आपका बीजगणित एल्जेब्रा, ये आपका जियोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री, इतना बड़ा तो दिया है ये। साथ ही आप अर्थमेटिक में देखें तो अर्थमेटिक में भी सब पूछ लिया उसने, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, समय दूरी, समय कार्य, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लॉग, घन एवं गोठोस पृष्ठों के आयतन भी पूछ लिए और बची कुची कसर थी तो रीजनिंग भी पूछ ली। अब मैं ये नहीं कहता कि हमसे नहीं बने, मैं आपसे फिर कहूं हम इसको उस लेवल पर करेंगे कि ये चीजें भी हमसे बनने लगे और साथ साथ क्वेश्चन तक हम तो करने की कोशिश करें। तो ठीक साथियों, अब आपने पूरे सिलेबस को भी देखा, इस सिलेबस को पूरा हमने डिकोड करके भी देखा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो अब आप जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ है। साथ ही जो बच्चे फॉरेस्ट्री और साइंस पढ़ना चाहते हैं, हमारी बिल्कुल ये कोर्स अवेलेबल है, ये राज्य वन सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए फॉरेस्ट्री एंड साइंस की पूरी 7 यूनिट कंप्लीट करेंगे। स्पेशल बैच इसी के लिए रहेगी, ऑनलाइन बैच रहेगी, कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगी, बायलिंगुअल बैच रहेगी। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही फॉरेस्ट्री की 4 यूनिटें मैं ही आपकी कंप्लीट करवाऊंगा, मैं ही आपकी पढ़ाऊंगा, पूरी कंप्लीट यूनिट है। और उसी के बाद साइंस का भी मैक्सिमम पार्ट मैं ही लेके चलूंगा, क्योंकि हम कोरिलेट करके चलेंगे जैसे अभी आपने देखा। और कुछ टॉपिक आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर अरुण पाटीदार सर आपको बायो पढ़ाएंगे और बहुत शानदार लेवल पे। अब आप देख ही रहे कि सर का एक्सपीरियंस, जब
सर की क्लास रहेगी तब आपको और पता चलेगा कि बायो भी इस लेवल पर पढ़ा जा सकता है क्या। हम डीप से डीप में भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना ही जाएंगे जितने इस एग्जाम की डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि हमें नीट इतना पढ़ा दो, तो करेंगे क्या, हमें तो केवल पोस्ट चाहिए सबसे पहले। तो ये हमारी कोर्स अवेलेबल है ही है। साथ ही जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको नोट्स हम खुद हार्ड कॉपी में उसको कोरियर करेंगे, उसके घर तक चले जाएगा। आपको नोट्स मिलेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट मिलेंगे, ई बुक मिलेगी वो कलरफुल मिलेगी, लेकिन ई बुक केवल और केवल रीडेबल फॉर्मेट में रहेगी, आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, पढ़ने के लिए आपके लिए रहेगी। और समय समय पर जैसे जैसे अपडेशन होगा, अपडेशन मतलब नोट्स में नहीं, और भी कुछ हमें एड ऑन करना होगा तो हम ऑब्वियस सी बात उस कोर्स में अपलोड करेंगे, आपके तक पहुंची जाएगी चीजें। तो इसीलिए हमने कहा कि बच्चों से उस लेवल पर कनेक्ट रहे कि एग्जाम तक भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो लगने लगे, जैसे जैसे लगने लगे, हम उस लेवल पर आपको हर उस चीज को प्रोवाइड करेंगे जो इस एग्जाम की डिमांड है। तो आपको ये कोर्स के बारे में पता चली गया है। साथ ही जो केवल और केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स ले सकता है। फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट के नोट्स अवेलेबल है, साथ ही साइंस के पूरे 3 यूनिट के नोट्स अवेलेबल। और नोट्स आप देखेंगे तो नोट्स इस जो एग्जाम की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आप एक हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई है कि क्या चीजें और कैसे अवेलेबल है। अब मैं आपसे फिर कहूं, अब आपको यदि तैयारी करना तो एक प्रॉपर अप्रोच बनाओ, उस अप्रोच के साथ में तैयारी में लग जाए। तैयारी आप देखें कि अब स्मार्ट वर्क का समय आ गया है, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पढ़ेंगे करेंगे बाद में रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें भूलेंगे। और इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि जो हमारी डेमो क्लासेस है ना, डेमो क्लास में आप मुझसे कनेक्ट होइए। फॉरेस्ट्री को भी आपको पढ़ने के बाद लगे कि ये मेरा वादा है आपसे कि फॉरेस्ट्री को पढ़ने के बाद भी आपका एक सर फॉरेस्ट्री भी इतनी आसान तरीके से पढ़ी जा सकती है क्या, तो मैं बोल रहा हूं कि पढ़ी जा सकती है, बस पढ़ाने वाला वैसा होना चाहिए। तो हम बिल्कुल फॉरेस्ट्री को भी उस लेवल पर पढ़ेंगे, हंसी मजाक में पढ़ेंगे, और जिस जगह पर बहुत ज्यादा ही मैं फोकस्ड होकर के कहूंगी इसको कर ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उस प्रॉपर एनालिसिस के साथ में हम पढ़ेंगे। इसलिए हम बोल रहे कि कट ऑफ इस बार हम बढ़ाएंगे, दीपश्री एकेडमी बढ़ाएगा, और उस बच्चों को उस लेवल पर तैयार करेंगे कि हम एग्जाम में इतना अच्छा करके आ जाए कि हम इंटरव्यू जब देने के लिए जाना इतना प्रेशर हम पर नहीं हो। तो ठीक, ये हमारी फॉरेस्ट की जो राज्य वंश मुख्य परीक्षा की जो बैच होगी वो। साथ ही और भी जो बच्चे जो लगता है कि सर कभी तो पढ़ते ही मोटिवेशन नहीं मिलता, या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यदि आपकी प्रीलिम्स निकल रही है तो हम आपसे फिर बताएं, देवेंद्र सिंह जी पटेल जी का वीडियो देखिएगा, वाकई में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी 2021 में, अभी वर्तमान में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके वीडियो को देखिए ना तो आपको लगेगा कि वाकई में मेहनत करने वाला क्या नहीं कर सकता, न जाने कितनी एग्जामों में फेल हुए, रेलवे में नौकरी करते 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 फिर एमपी में टॉप किया। और नौकरी के साथ वीडियो देखना तो रजत पाटीदार जी का देखिएगा, पुलिस की नौकरी के साथ में उनने सिलेक्शन लिया, और फर्स्ट टाइम में यदि एसीएफ तक की पोस्ट उठाना है तो दीपेंद्र लोधी जी का वीडियो देखिएगा, इसी चैनल के इसी यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। और नहीं तो आप हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें अवर अचीवर्स नाम की एक टाइल बनी हुई है, मतलब एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाए, वहां पर आपको सभी चीजें प्रॉपर मिल जाएगी। और जितने भी बच्चे अब आप मेंस दे रहे तो आपको तो सब चीज पता ही पता है कि क्या है प्रीलिम्स की, लेकिन जो भी आपके साथी या कोई भी यदि फॉरेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो राज्य वन सेवा परीक्षा की संपूर्ण जानकारी की वीडियो अपलोड है। उस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में और भी डाउट होता है कि क्या होता है रेंजर, क्या होता है एसीएफ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट कि क्या क्या होता है, तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट रेंजर एसीए भी सब मिल जाएगी, क्या पोस्ट होती है कैसे होती है सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक साथियों, अब उसके बाद में जो भी हमें सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहता है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे क्लास का ही कांटेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है। और साथ ही जो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो मेंस की बैच है, आपको डेमो वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उन्हें देखिए। और वाकई में क्योंकि एक डिसीजन आपको सही डायरेक्शन भी ले जाएगा और एक डिसीजन आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जाएगा, और एक गलत डिसीजन आपको न जाने कितने वर्ष पीछे कर जाएगा। क्योंकि आप उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने 2023 में मेंस की भी एग्जाम दी थी, मेंस का इंटरव्यू भी दिया था, रिटर्न में भी बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी समझदारी या ज्यादा समझदारी कही कि उन्होंने की, या ज्यादा समझदारी जब और भी कहीं कन्वर्ट हो जाती तो उसके बाद में वो अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में मेंस दी लेकिन अभी उनकी प्रीलिम्स नहीं निकल रही। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, प्रॉपर तरीके से करें। और एक बार यदि आपको पढ़ना ही ना
तो आप दीपश्री एकेडमी की जो क्लासेस है उन्हें जरूर देखें। हम आपको डेफिनेट उस लेवल पर पढ़ाएंगे, उस लेवल पर पढ़ाएंगे कि आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और आपको लगेगा क्या वाकई में ऐसा पढ़ा जा सकता है। तो हम कहे कि बिल्कुल आप जुड़े, हमारी क्लासों को देखिएगा, क्योंकि मैं खुद फॉरेस्ट्री आपके लिए लेकर के आऊंगा और साइंस का भी बहुत सारा पार्ट मैं ही लेकर के चलूंगा, क्योंकि हम कनेक्टिविटी के साथ चलेंगे। और मेरा एक ही मोटो होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन। यदि हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पा रहे हैं तो वाकई में आप कंपटीशन में न जाने कितनों से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आज इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपकी मेंटलिटी कितनी चेंज हुई, सिलेबस पे आपकी पकड़ कितनी हुई, इसीलिए हम उस सिलेबस को डिकोड करना चाहते हैं। और यदि आज की एक सेशन में यदि आप इतना समझ गए तो आप खुद से पूछिए कि जब हम क्लास पढ़ेंगे तो हम कितना सीखेंगे। जब क्लास में तो हमारे पास समय भी होगा, टॉपिक भी कम होंगे और उस स्पेसिफिक टॉपिक पे ही हमें वापस प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा, तो हम उस लेवल पर पढ़ेंगे, तो हम बिल्कुल उसी लेवल पर पढ़ेंगे। तो ठीक साथियों, और भी यदि आपकी कुछ क्वेरी होती है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दीपश्री एकेडमी के चैनल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आज के सेशन को अपन यहीं पर रखते हैं। नमस्कार।